हेलो स्टूडेंट, ग्रामोदय महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शायद हम फोटोसिंथेसिस यूनिट हमने चालू किया था और फोटोसिंथेसिस यूनिट में हमने उसका जनरल इंट्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में डिस्कस किया। फिर जो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वो दो पदों में होती है, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के अंदर हमने देखा था कि एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है। तो उस लाइट रिएक्शन के अंदर बनने वाले एटीपी और NADPH2 की सहायता से फिर आगे डार्क रिएक्शन होगी। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में हम CO2 को रिड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो CO2 का रिडक्शन होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो अंधेरे में होती। डार्क रिएक्शन प्रकाश और प्रकाश की उपस्थिति अनुपस्थिति दोनों में हो सकती है, लेकिन जो डार्क रिएक्शन है वो डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन में बनने वाले उत्पाद एटीपी तथा NADPH2 को। वो जो एटीपी और NADPH2 बनते हैं लाइट रिएक्शन में, उनका उपयोग किया जाता है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है? डार्क रिएक्शन के अंदर जो CO2 है उसका रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट। तो हमने जो अपना प्रीवियस क्लास थी, उस प्रीवियस क्लास के अंदर हमने C3 साइकिल पढ़ा और C3 साइकिल को डिस्कस करके आज हम पढ़ेंगे C4 साइकिल, H साइकिल। तो हम एक बार वापस C3 साइकिल को देख लेते हैं, फिर C4 साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? ये होती है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा के अंदर। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा के अंदर होती है। ये दिन और रात दोनों में हो सकती है भाई, ये दिन और रात दोनों में हो सकती है। ऐसा नहीं कि डार्क रिएक्शन है तो अंधेरे में हो। तीन प्रकार की होती है ये, C3 साइकिल, C4 साइकिल और CAM साइकिल। C3 मेल्विन कैल्विन साइकिल या कैल्विन साइकिल, C4 H साइकिल और CAM क्रूसेलियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। तो C3 जो साइकिल है, C3 साइकिल के अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड। दिया किसने था? C3 साइकिल मेल्विन कैल्विन ने। ये लगभग सभी पादपों में होता है। C3 साइकिल एक ही प्रकार की कोशिका में संपन्न होता है, मीजोफिल सेल में, लीफ मीजोफिल सेल। लेकिन C4 साइकिल दो प्रकार की कोशिका में संपन्न होता है, लीफ मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। C3 साइकिल स्ट्रोमा में होता है भाई, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में। C3 साइकिल 3 पदों में संपन्न होता है, कार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल और RUBP पुनर्निर्माण। तो ये 3 पद जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट अणु बनने के लिए 6 केल्विन चक्र के संपन्न होते हैं भाई। तो जब 6 केल्विन साइकिल चलते हैं तब जाके एक जो है कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल प्राप्त। तो ये 3 पदों में होता है, एक तो भाई कार्बोक्सिलेशन और एक ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल और फिर RUBP पुनर्निर्माण। तो लास्ट के अंदर अपन को क्या प्राप्त होगा कि CO2 तथा राइबोलोज बाइफास्फेट ये NADPH2 के साथ में क्रिया करके और ATP भी जो है यहाँ इन्वॉल्व होगी। इनकी सहायता से हम बनाएंगे एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल और ये वापस जो है इसमें जो 18 ATP जहाँ जो हमने यहाँ पर काम में लिए थे वो 18 ATP और इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो 12 NADPH2 हमने जो यहाँ काम में लिए ये 12 NADP में कन्वर्ट हो जाएंगे तथा इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट। तो ये तो था अपना C3 साइकिल। आज हम बात करेंगे C4 साइकिल के बारे में। आज हम C4 साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो C4 साइकिल इसमें एक्चुअल में 4 कार्बन वाला प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है।
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है। दिया किसने था? सीबोर साइकिल, हेच तथा स्लैक ने दिया। तो इसमें बनने वाला जो प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यह किसमें होता है भाई? यह उष्ण कटिबंधीय पादपों में होता है, जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, ट्रॉपिकल रीजन वाले पादप, उसमें होता है। और ये कब होता है? जब तापक्रम अधिक और आर्द्रता भी अधिक हो वातावरण। जनरली ये सीबोर साइकिल किन किन पादपों में देखा जाता है? तो यह कुछ मोनोकोट के प्लांट में, जैसे जवार, बाजरा, गन्ना और मक्का में, सोरगम वल्गेर, पेनिसिटम टाइपोडीज, सेकेरम ऑपिसिनेरम और जियामेज। और कुछ द्विबीजपत्री पादपों में भी ये देखने को मिलता है सीबोर साइकिल। एमेरेंथस, एकाइरेंथस, एट्रिप्लेक्स और यूफोर्बिया। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय पादप है, उन उष्ण कटिबंधीय पादपों में देखने को मिलता है जहां पर तापमान और आर्द्रता दोनों अधिक। ये 2 प्रकार की कोशिकाओं में संपन्न होता है। एक तो लीफ मेसोफिल सेल, पर्ण मध्योतक कोशिका, और दूसरी होती है भाई बंडल शीथ सेल। तो इस प्रकार की कोशिकाओं में संपन्न होती है। ये रही। तो पर्ण मध्योतक कोशिका, लीफ मेसोफिल सेल इसमें तथा बंडल शीथ सेल इन कोशिकाओं में ये संपन्न होता है। शीप और पादपों में क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है भाई। क्रेंज एनाटोमी, क्रेंज का मतलब होता है अंगूठी के समान गोल संरचना या रिंग नुमा संरचना। तो इस प्रकार की एनाटोमी पाई जाती है लीफ मेसोफिल सेल तथा ये जो बंडल शीथ सेल है कुछ इस प्रकार से अरेंज रहती है। मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट छोटा होता है तथा ग्रेना सुविकसित होता है। तो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं का यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होगा वो छोटा होगा तथा इसका जो ग्रेना होगा वो सुविकसित होगा। जबकि बंडल शीथ कोशिकाओं का क्लोरोप्लास्ट तो बड़ा होता है तथा ग्रेना अल्प विकसित होता है। ग्रेना अल्प विकसित। यह है भाई सीपोर साइकिल। अब सीपोर साइकिल में क्या होता है? जब C3 साइकिल चल रहा था वहां पर CO2 से जुड़ा था राइबोलोज बाइफास्फेट, लेकिन यहाँ पर CO2 से कौन जुड़ता है? फास्फोइनोल पायरुवेट जुड़ता है। ये देखो 2 प्रकार की कोशिका, एक तो ये मेसोफिल सेल और ये है होगी बंडल शीथ सेल। तो CO2 क्या करेगी? CO2 यहाँ पर RUBP से नहीं जुड़ेगी, ये जुड़ेगी फास्फोइनोल पायरुवेट से और पेप्को एंजाइम की जो प्रेजेंस में। फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीलेज जो ऑक्सीजनेज एंजाइम है, इसकी सहायता से CO2 फास्फोइनोल पायरुवेट से जुड़ करके 4 कार्बन वाला स्थायी उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगी। फिर डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है मेलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और ये मेलिक एसिड जो बना ये वापस जाएगा बंडल शीथ सेल में और बंडल शीथ सेल में जाकर के मेलिक एसिड कार्बोक्सिलेज डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ये फिर आगे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये जो मेलिक एसिड होता है यहाँ पर अब जो है C3 साइकिल में प्रोसेस होकर के ये पायरुविक एसिड का यहाँ निर्माण होगा और ये वापस जो पायरुविक एसिड बनता है ये फिर आगे जाकर के वापस CO2 और फास्फोइनोल पायरुवेट में जो है टूट जाता है। यहाँ पर C4 साइकिल के माध्यम से एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए 30 ATP का खर्चा आएगा, जबकि C3 साइकिल में कितने का खर्चा आ रहा था? अरे C3 साइकिल के अंदर केवल 18 ATP खर्च हो रहे थे। C3 साइकिल में केवल 18 ATP खर्च हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर 30 ATP खर्च होंगे। कारण कि भाई ये C3 साइकिल हो गया, यहाँ पर C4 साइकिल में C3 भी इन्वॉल्व है तो यहाँ पर तो 18 ATP खर्च हो गए। लेकिन जब ये 6 साइकिल चलते हैं तो ये 2 ATP टूट करके 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट बनाते हैं, तो 2 × 6 12, तो ये 12 ATP का एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। तो यदि C4 साइकिल के माध्यम से एक ग्लूकोज अणु बनाना हो तब टोटल ATP का खर्चा आएगा 30 ATP। लेकिन यदि C3 साइकिल के माध्यम से यदि हमें बनानी हो ग्लूकोज तब फिर ओनली खर्चा आता है 18 ATP।
तो इस प्रकार जो C4 साइकिल है वो ज़्यादा उसमें एनर्जी खर्च होती है, ज़्यादा उसमें एनर्जी लगती है। तो गाइज हमने सबसे पहले बात करी C3 साइकिल की। C3 साइकिल के अंदर 3 कार्बन वाला स्थायी उत्पाद बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। और जो C4 साइकिल है, C4 साइकिल के अंदर प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। C3 साइकिल के अंदर केवल लीफ मेसोफिल सेल ही वर्क कर रही थी, इंक्लूड थी, लेकिन C4 साइकिल के अंदर यहाँ पर लीफ मेसोफिल सेल तथा बंडल शीथ सेल दोनों जो है वर्क करती है। C3 साइकिल के अंदर जो एटीपी खर्च होते हैं वो 18 एटीपी खर्च होते हैं, और एक ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का अणु बनाने के लिए लगभग C3 साइकिल के 6 चक्र चलते हैं और 18 एटीपी खर्च होते हैं। लेकिन जो C4 साइकिल है इसमें 12 एटीपी का एक्स्ट्रा खर्चा आता है, टोटल 30 एटीपी यहाँ खर्च होते हैं, क्योंकि जब पायरुविक एसिड वापस CO2 और फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तब फिर मतलब अपन ऐसा कहें कि जो फास्फोइनोल पायरुवेट तो चाहिए, ये यदि खत्म हो जाएगा तो फिर अगली बार CO2 आएगी तो उसको जोड़ेगा कौन। तो फास्फोइनोल पायरुवेट को वापस पायरुविक एसिड से फ्री करने के लिए यहाँ पर 2 एटीपी एक्स्ट्रा खर्च हो जाते। तो ये एक्स्ट्रा जो भी खर्चा आया, इसके कारण क्या होता है कि C4 साइकिल के माध्यम से यदि आपको एक ग्लूकोज का अणु बनाना है तो यहाँ पर खर्चा आएगा 30 एटीपी, जबकि C3 साइकिल के अंदर तो ये 18 एटीपी था। C3 को मेल्विन केल्विन ने दिया था और C4 को किसने दिया था भाई, हैचलेक। C3 आपको अधिकांश पादपों में देखने को मिलेगा, लेकिन जो C4 साइकिल है, ये C4 साइकिल आपको कुछ ट्रॉपिकल प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि ज्वार, बाजरा, गन्ना और मक्का के। ये तो हो गए मोनोकोट के प्लांट। और कुछ अन्य द्विबीजपत्री पादप, एमेरेंथस, एकाइरेंथस, इनमें भी जो है यूफोर्बिया वगैरह में भी जो है आपको ये C4 साइकिल देखने को मिलता है। तो इस C4 साइकिल है उसकी मुख्य विशेषता है कि उसमें क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। एक रिंग या अंगूठी के समान ये वैस्कुलर बंडल है, तथा ये जो लीफ मेसोफिल सेल और जो बंडल शीथ सेल होती है ये कुछ इस प्रकार से अंगूठी की संरचना के समान जो है गोल अरेंज रहते हैं। तो हमने आज के इस टॉपिक में देखा था कि भाई जो लाइट रिएक्शन के अंदर जो बनने वाले जो एटीपी तथा NADPH2 है, तो इन लाइट रिएक्शन में बनने वाले एटीपी तथा NADPH2 की सहायता से ही जो है डार्क रिएक्शन प्रोसीड होती है। लाइट रिएक्शन के ये जो उत्पाद है एटीपी और NADPH2, इनकी सहायता से ही आगे डार्क रिएक्शन के अंदर C3 साइकिल में कार्बोहाइड्रेट बनेगा, C4 साइकिल में भी कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में हमने C4 साइकिल के बारे में बात किया, हैचलेक साइकिल के बारे में बात किया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम एक बार C3 और C4 साइकिल में अंतर डिस्कस करेंगे, और उसके पश्चात क्रुसेलियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो साइकिल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि ये एक प्रकार से जो डार्क रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाए। तो लाइट रिएक्शन में क्या था कि भाई लाइट रिएक्शन के अंदर जो असाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है तथा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें एटीपी तथा NADPH2 का निर्माण होगा, और इन एटीपी और NADPH2 की सहायता से हम डार्क रिएक्शन के अंदर CO2 को रिड्यूस कर पाएंगे। डार्क रिएक्शन के अंदर हम CO2 को रिड्यूस कर देंगे किसमें, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। और यही तो है फोटोसिंथेसिस। अरे भाई फोटोसिंथेसिस में क्या था, फोटोसिंथेसिस की जो मेन थीम है वो ये है कि भाई हरे पौधे क्या करते हैं, अपने हरे भागों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 तथा जल की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से ये निर्माण करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तथा बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी निकलती है। बाई प्रोडक्ट के रूप में फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी जो है रिलीज होती है।
तो ये जो है आज का अपना टॉपिक हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।